हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वर्णमाला। अगर आप वीडियो यूपीपी, टेट, पेट, यूपीएसआई, यूपीपीसीएल, एसएससी, जीडी में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी जो पूछा जाता है उसमें वर्णमाला चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे कम से कम आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वर्णमाला अभ्यास आज से समस्या नहीं, निदान बनेगा और इसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो वर्णमाला जो अभ्यास है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो अधिकतर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है वो वर्णमाला हो गया और संधि हो गया। इन दोनों अभ्यास ऐसा लगता है जैसे ये दोनों अभ्यास मिक्स हो रहे हैं, संधि और वर्णमाला। तो हम लोग जिस हिसाब से वर्णमाला को पढ़ेंगे और जिस हिसाब से संधि को पढ़ेंगे कुछ भी मिक्स नहीं होगा। आपको बखूबी तरीके से याद हो जाएगा कि वर्णमाला क्या है और संधि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग संधि पे चलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला अभ्यास को और मस्ती से पढ़ते हैं, एकदम बिंदास होके। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला आखिर है क्या। हम लोग वर्णमाला कहते किसको हैं। तो देखिए, वर्ण का मतलब हो गया वर्ण से ही, तो वर्णों का, माला का मतलब हो गया व्यवस्थित समूह। कैसा समूह? व्यवस्थित समूह। जैसे हम लोग फूलों की एक माला पहनते हैं तो वो भी तो समूह है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से लगाया गया। जैसे माला है, हम लोग फूलों की एक माला पहनते हैं तो वो फूलों का एक व्यवस्थित समूह होता है, इसलिए हम लोग उसको माला बोलते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब आइए हम लोग वर्णमाला में क्या क्या पढ़ेंगे ये सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जैसे अक्षर हो गया, वर्ण हो गया और शब्द हो गया, पद हो गया, वाक्य हो गया, भाषा हो गया, ये सब क्या होता है, किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि वर्णमाला में आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है, तब जानेंगे हम। पहले हम लोग देख लेते हैं ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्ण किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ण, क्योंकि हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे और जब वर्ण ही नहीं पता होगा तो वर्णमाला क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लिखित भाषा बोल रहा है। अभी भाषा कितने प्रकार का होता है ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाता है। यानी कि वह सबसे छोटी इकाई किसकी? लिखित भाषा की। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। और इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसको और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। तो देखिए, दो चीज़ों को हम लोग वर्ण बोलते हैं, स्वर को और स्वर रहित व्यंजन को। अब ये व्यंजन स्वर तो सुना होगा, लेकिन स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन क्या होता है इसको हम बताते हैं। जैसे जो भी व्यंजन लिखे होते हैं, जैसे क, ख, ग, इसके नीचे अगर ये हल लग जाए, जैसे ऐसे ये हल लग गया है, हल, अगर ये हल लगा हुआ है इसका मतलब कि ये व्यंजन मिक्स नहीं है, इसमें कोई और स्वर मिक्स नहीं है, ये प्योर व्यंजन बोल सकते हैं हम लोग इसको कि ये प्योर व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन। और ये स्वर हो गया छोटा आ से लेकर के बड़ा आ से लेकर के हम लोग जितने भी अन आहा तक होते हैं, ओ औ अन आहा, ये सभी क्या है? स्वर है। तो स्वर और स्वर रहित व्यंजन को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण। अब बात करते हैं, तो वर्ण समझ में आ गया। अब देखते हैं अक्षर। अभी हम लोग देखेंगे कि अक्षर और वर्ण में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो वहां से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अक्षर क्या है। जिसका क्षर, देखिए अक्षर अ और क्षर, जिसका क्षर न किया जा सके यानी जिसका नाश न किया जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अक्षर।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर। अब देखिए अक्षर क्या होते हैं, जितने भी स्वर हैं, अभी स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी बस ऐसे ही मोटा मोटा देख लीजिए कि स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सभी क्या है, अक्षर। और जितने भी स्वर सहित व्यंजन, देखिए स्वर रहित व्यंजन का मतलब क्या कि प्योर व्यंजन, इसमें हल लगा हुआ होता है। और लेकिन स्वर सहित व्यंजन का मतलब क्या, इसमें ये जो व्यंजन है इसमें स्वर की मिलावट हुई है, तब जाके ये हल हटा है। यहाँ पे हल लगा है ना, तो ये स्वर रहित व्यंजन है। यहाँ से हल हट गया मतलब कि इसमें स्वर मिक्स हो गया है, तो इसको हम लोग स्वर सहित व्यंजन बोलेंगे। तो अब उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे देखिए ये क लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क बराबर क्या होता है, ये क, ये स्वर इसमें मिक्स है। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, वर्ण, ये वर्णों का विच्छेद कर देते हैं। तो ये वर्ण है, देखिए ये क हल लग गया। अब इसमें क्या स्वर मिक्स है, छोटा आ, क्या स्वर मिक्स है, छोटा आ। तो छोटा आ की इसमें मिलावट है, अ की। अब जैसे देखिए की लिखा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, का बोल सकते हैं। इसमें से हम लोग स्वर को निकाल दिए, प्लस ये किसकी मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये छोटी ई अलग कर दिए। अब ये क्या हो गया, क और ई, तो ये हम लोग वर्ण का विच्छेद कर दिए हैं। तो अब ये क स्वर रहित, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। और ये आ को हम लोग अक्षर भी कहेंगे, वर्ण भी कहेंगे, जो मन हो वो कह लीजिए। क्यों, क्योंकि वर्ण में भी क्या है, स्वर है, और अक्षर में भी क्या है, स्वर है। तो स्वर दोनों में है, डिफरेंस क्या है, व्यंजन का। इसमें वर्ण में क्या है, स्वर रहित व्यंजन यानी कि प्योर व्यंजन, और अक्षर में क्या है, स्वर सहित व्यंजन यानी कि स्वर का मिक्स। ठीक है, ये हो गया। यानी अक्षर, जितने भी स्वर हैं वो अक्षर हैं, और जितने भी स्वर हैं वो वर्ण भी हैं। लेकिन अक्षर और किससे किससे मिलकर बन सकता है, स्वर से और स्वर सहित ये स्वर से और स्वर रहित व्यंजन। ठीक, स्वर रहित व्यंजन, यानी कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अक्षर, यानी कि स्वर सहित व्यंजन बन जाएगा। जैसे स्वर है और स्वर रहित व्यंजन मिक्स कर दिए, ये देखिए स्वर है, ये स्वर हो गया, और ये स्वर रहित व्यंजन हो गया, मिला दिए तो अक्षर बन गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी स्वर हैं वो क्या है, अक्षर है। और अक्षर क्या हो सकता है, स्वर प्लस स्वर रहित व्यंजन। अब आइए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि स्वर को वर्ण और अक्षर दोनों कहा जा सकता है, यानी कि हम लोग स्वर को वर्ण और अक्षर दोनों कह सकते हैं। अब वर्णों का विच्छेद करके हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए राजू लिखा हुआ है, इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो र, ये हल लगा हुआ र प्लस, अब र में देखिए बड़ा आ का मात्रा है, तो यहाँ पे बड़ा आ का, ये बड़ा आ लिख देंगे, प्लस यहाँ पे जा है, तो जा से हम लोग स्वर हटा देंगे तो ये जा बचेगा, हल लगा हुआ। फिर बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ लिख दिए। अब देखिए वर्ण, इसमें क्या है, जितने भी स्वर होंगे सभी वर्ण होंगे, और जितने भी स्वर रहित व्यंजन, ये देखिए स्वर रहित व्यंजन यानी कि हल लगे हुए व्यंजन ये होंगे, ये भी क्या होंगे, वर्ण होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसमें वर्ण कितने हैं, 4। अगर अक्षर की बात करें तो एक अक्षर ये आ हो गया, एक अक्षर ये ऊ हो गया। या हम ये बोल सकते हैं इस आ और इस र को मिक्स कर देंगे तो ये र बनेगा, तो र भी हो सकता है। अगर र मिक्स नहीं करना है तो केवल आ, तो ये हो गया। अब जा तो यहाँ पे व्यंजन बनेगा नहीं, सॉरी अक्षर बनेगा नहीं, तो ऊ क्या है, यहाँ पे अक्षर है। या फिर ऊ को जा में जब मिक्स कर देंगे तब भी एक ही अक्षर बनेगा, नहीं मिक्स करेंगे तब भी एक ही अक्षर बनेगा। तो यहाँ पे वर्ण कितने हैं, 4, और अक्षर कितने हैं, 2, एक ये एक ये। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, सत्य। जैसे लिखा हुआ है सत्य, यानी कि आधा सा, इसको तोड़ रहे हैं, आधा सा प्लस, अब आ, सा में क्या मिक्स है, आ, तो आ यहाँ पे लिख देंगे छोटा आ ही मिक्स है। अगर सा लिखा होता तो बड़ा आ रहता,
प्लस यहाँ आधा ता है तो आधा ता लिख दिए, फिर या है, या से स्वर को हटा दिए, फिर स्वर को अलग इधर लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसमें वर्ण गिनिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ण है। और अगर अक्षर की बात करें तो देखिए एक अक्षर ये और एक अक्षर ये, 2 अक्षर है, या तो इन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो सा बन जाएगा, तब भी एक अक्षर, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए या तब भी एक अक्षर, ये मिक्स होगा नहीं, तो इसमें भी क्या है 2। तो अक्षर और वर्ण क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त हम लोग समझते हैं ध्वनि। ध्वनि के बारे में जानते हैं क्या होती है। तो मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे लेकिन दिखाई न दे, उसे हम लोग ध्वनि बोलते हैं। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ध्वनि बोलेंगे। ओके, शब्द को समझते हैं, यानी कि ध्वनि क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि जो सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती, दिखाई ना दे लेकिन सुनाई दे, उसको हम लोग ध्वनि बोलेंगे। शब्द देखते हैं किसको बोलते हैं? वर्णों के सार्थक रूप को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों का सार्थक मेल भी हम लोग कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक मेल, यानी सार्थक मेल का मतलब क्या? जिसका कुछ न कुछ मतलब निकले तो वही सार्थक है, जिसका कोई मतलब ही ना निकले वो क्या सार्थक है? कोई मतलब निकलेगा तभी तो सार्थक कहलाएगा ना। जैसे एक वर्ड हो गया ये, एक ये, अब ये आ और माँ मिल करके आम बना रहे हैं। अब ये माँ लिख दें फिर आ लिख दें तो ये कोई सार्थक मेल हुआ? इसका कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। तो सार्थक मेल होना चाहिए, जब तक सार्थक मेल नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो शब्दों नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। पद की बात करें, पद किसे कहेंगे? तो जब कोई भी शब्द हो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब मान लो कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसमें किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए तो वो क्या हो गया? पद हो गया। अब देखते हैं वाक्य क्या होता है। हम लोग शब्द देख चुके हैं, वर्णों को मिला दीजिए शब्द बन गया, और शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए पद बन गया। वाक्य देखते हैं। अब शब्दों को मिला दें, अगर हम कई सारे शब्दों को मिला दें और सार्थक तरीके से मिला दें, यानी कि उनका भी कुछ न कुछ मतलब निकले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाक्य। यानी कि शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, इसका कुछ न कुछ मतलब निकल रहा है तो ये सार्थक मेल हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक वाक्य है। अब इसको अगर ऐसे लिख दें है रहा जा घर राम, तो इसका कुछ मतलब नहीं निकला, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे। राम घर जा रहा है, इसको वाक्य कहेंगे। भाषा की बात करें तो विचारों के अभिव्यक्ति को भाषा कहते हैं, और इसकी सबसे छोटी इकाई हम बता चुके हैं क्या है? वर्ण। तो इसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति। जो हमारे विचार होते हैं उसको जिस रूप में हम प्रकट करते हैं सबके सामने बोल करके या फिर लिख करके, वही क्या होती है? भाषा होती है। तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जो हम लोग बोल करके किसी को बता दें, जिस रूप में बताएंगे बोल करके, वही क्या होगी? मौखिक भाषा होगी, और जिस रूप में उसको लिखेंगे वो लिखित भाषा होगी। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई हम लोग ध्वनि कहते हैं, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बोलते हैं। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। हिंदी की 5 इकाइयाँ कौन कौन? ध्वनि, वर्ण, शब्द या पद, वाक्य और भाषा। तो ये हिंदी की 5 इकाइयाँ हैं। क्या क्या हो गया? वर्ण हो गया, हम लोगों ने वर्णमाला समझ लिया, वर्ण समझ लिया, अक्षर समझ लिया, और अक्षर के बाद ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, फिर भाषा, और उसके बाद हिंदी की 5 इकाइयाँ, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हमें वर्णमाला में पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं
कि वर्णमाला तो हो रहा है, हम लोग पढ़ेंगे क्या वर्णमाला में, इसको देखते हैं। वर्णमाला में हमें पढ़ना है स्वर। 11 स्वर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, 33 व्यंजन के बारे में, अयोगवाह के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में, उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। ये ड और ढक्कन वाला ढ, इसके नीचे जब बिंदी लगा देते हैं तो ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाता है। और संयुक्त व्यंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये अयोगवाह, ये अन और अह, अन को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो हम लोग अनुस्वार और विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है वर्णमाला में, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। तो इन सभी के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्वर से स्टार्ट करते हैं, स्वर के बाद अयोगवाह, फिर व्यंजन, फिर इसको ऐसे करके पूरा हम लोग इसको फिनिश करते हैं। और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में। अच्छा, अभी जैसे मैंने बोला कि शब्द क्या होता है, शब्द वर्णों का सार्थक समूह। तो इसमें हमने एक उदाहरण बताया आपको, आम। तो कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि ये एक अक्षर हो गया या वर्ण हो गया, मान लेते हैं, और ये तो अक्षर हो गया, तो ये वर्णों का समूह कहाँ से हुआ, वर्णों का सार्थक समूह कहाँ हुआ, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना। हमने बोला है कि वर्णों का सार्थक समूह, उसको हम शब्द बोलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये अक्षर मिला दिए हैं और ये वर्ण मिला दिए हैं, तो ऐसा नहीं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो अ प्लस म प्लस अ, तो ये वर्णों का सार्थक समूह ही तो हुआ। ये अक्षर है, लेकिन ये जब तोड़ेंगे इसको तो ये वर्ण बनेगा, तो ये वर्णों का सार्थक समूह ही क्या, अक्षर है। तो मेरे कहने का मतलब ये था। अब हम लोग देखते हैं स्वर, स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना भाई। और पूरा हिंदी हम लोग पढ़ेंगे, और किसी भी परीक्षा में आएगा हिंदी, आप मार देंगे, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। और जिस हिसाब से मैं वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसमें ही होता है, वर्ण और अक्षर में। वर्ण और अक्षर ही बहुत लोग नहीं क्लियर करा पाते हैं। मेरे ख्याल से हमने जो बताया है आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। अब पढ़ते हैं हम लोग स्वर के बारे में। अगर दोस्त स्वर की बात करें तो इसको हम लोग अच भी बोलते हैं, अच, स्वर। तो स्वर क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। तो स्वर क्या होते हैं कि बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं, बिना किसी रुकावट के। इनको बोलने में कोई रुकावट नहीं आती, जैसे अ आ ई उ, कोई रुकावट नहीं आता है। और ये बिना किसी और वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं होती है, ये खुद ही स्वतंत्र होते हैं, ये एकदम स्वतंत्र होते हैं। और स्वरों को बोलने में हमारे जीभ का टकराव नहीं होता है। अगर जीभ का टकराव हो रहा है तो समझ लो वो स्वर नहीं है। जैसे अ आ ई उ ए अन अह। अब अन अह, इसमें देखिए अन अह, अन, इसमें जीभ का टकराव हो रहा है, अन। तो अभी क्यों टकराव हो रहा है, फिर भी इसको हम लोग स्वर बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो जीभ का टकराव नहीं होना चाहिए, और क्या, स्वतंत्र होंगे ये, बिना किसी अवरोध के बोले जाएंगे, और किसी और वर्ड की सहायता नहीं ली जाएगी इनको बोलने के लिए या इनको लिखने के लिए। तो छोटा आ यानी अ आ ई उ री, ए आय, ठीक, ए आय, ओ औ, अन अ, ये सभी क्या है, स्वर है। ये सभी स्वर है। अब देखिए, ये जो अन है और अहा है, इनको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, अयोगवाह।
अब अन जो है इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं। यानी कि अन अनुस्वार है, आहा विसर्ग है, लेकिन इन दोनों को बोला जाएगा कि क्या है, ये दोनों अयोगवाह है। अब अयोगवाह क्या होता है इसको समझते हैं कि जो योग ना होने पर भी साथ रहें उन्हें हम लोग अयोगवाह बोलते हैं, कि इनका योग नहीं है फिर भी ये साथ में हैं। तो ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी है, यानी कि अन और आहा ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी है। तभी तो देखिए अन अन जीभ का टकराव हो जा रहा है, अन, तो ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। अब देखिए अयोगवाह इनको किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने। तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनको अन और आहा को अयोगवाह नाम दिया। अब क्यों, क्योंकि इसमें देखिए स्वर भी है व्यंजन, अन आहा, स्वर भी है व्यंजन भी है, स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, और इनका योग ना होने पर भी ये साथ हैं, किसके, स्वर के साथ में है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। तो अब देखिए लिखित आधार पर स्वर कितने होते हैं, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लिखित आधार पर स्वर कितने हो गए, 13। लेकिन हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, 11। तो 2 कौन से कम हो गए, अन और आहा। अन और आहा को हटा दिया गया। तो अगर प्रश्न पूछता है हिंदी भाषा में स्वर तो कितने होंगे, 11। क्वेश्चन पूछता है लिखित आधार पर स्वर कितने, तो 13। और अगर प्रश्न पूछता है कि हिंदी में शुद्ध स्वर कितने हैं या फिर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो ये है 10। इसमें री भी हट जाता है, अन आहा और री। री देखिए, री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि र और छोटा ई। अब देखिए एक री ऐसे भी बनता है, ये ऐसे, तो इसका यूज हिंदी में नहीं होता, इसका यूज होता है संस्कृत में। तो स्वर समझ में आ गया होगा कि जिनका उच्चारण बिना जीभ के टकराव के हो, जो स्वतंत्र हों, जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता न हो, उन्हें हम लोग स्वर बोलेंगे। स्वर कितने हो गए, 13 हो गए। अन और आह क्या है, अयोगवाह है। अन को अनुस्वार बोलते हैं, आह को विसर्ग बोलते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि लिखित आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। और अगर प्रश्न पूछता है कि हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं, तो अन और आहा को हटा देंगे तो बचेंगे 11। तो हिंदी भाषा में स्वर कितने हो गए, 11। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है कि शुद्ध स्वर कितने हैं, तो वो है 10। या ये कह दें कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो स्वर हैं 10। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के क्या भेद होते हैं, इसको जानते हैं। तो इसमें समय या मात्रा को एक साथ क्यों लिखा गया है, इसके बारे में जानते हैं। कि अगर बड़ी मात्रा रहेगी, जैसे बड़ा आ तो आ बोलेंगे, बड़ा ऊ रहेगा तो ऊ बोलेंगे। तो जितनी बड़ी मात्रा रहेगी उतना ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ लिखा गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए, या ये पूछ सकता है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो दोनों का मतलब सेम रहेगा। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, कितने भेद हो गए, मात्रा के आधार पर 2 टाइप के, या समय लगने वाले समय के आधार पर 2 टाइप के। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर को हम लोग कितने नाम से जानते हैं, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर। और आपको ये सभी नाम जानने होंगे, क्योंकि अगर प्रश्न पूछ लिया कि बीजाक्षर स्वर बताइए, बीजाक्षर स्वर कितने होते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा बीजाक्षर स्वर है, पूछ लिया एक मात्रिक स्वर बताइए या जड़ स्वर बताइए, तो आपको ह्रस्व स्वर आता तो रहेगा लेकिन आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए सभी नाम जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक सभी नाम नहीं जानते रहेंगे तब तक थोड़ी दिक्कत होगी। तो ये 4 होते हैं, अ ई उ री, 4।
यानी कि जो छोटे वाले हैं ये सभी रहेंगे, अ ई उ री, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ह्रस्व स्वर। तो इनकी संख्या है 4 और इनको बोलने में, उच्चारण में सबसे कम टाइम लगता है। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम यानी कि सबसे छोटी मात्रा होती है और सबसे कम समय लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या होती है 4। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को देखिए कितने नामों से जानते हैं। दीर्घ स्वर, गुर स्वर, सजातीय स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर, कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर, इतने सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं और सभी नामों को आपको जानना होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया संधि स्वर कौन है, कृत्रिम स्वर कौन है या गुरु स्वर कौन है, तो अगर केवल दीर्घ स्वर का नाम जानते रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए सभी नाम को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इनकी संख्या होती है 7 और इनको बोलने में, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम लगता है। अगर उसमें 1 सेकेंड लग रहा है या अगर उसको बोलने में अगर जैसे 2 सेकेंड लग रहा है तो इसको बोलने में 4 सेकेंड लगेगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 7। बड़ा आ यानी आ, बड़ी ई यानी ई, बड़ा ऊ यानी ऊ, ए ओ औ, इनकी संख्या कितनी हो गई, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और अगर पूछता है कि मूल दीर्घ स्वर, देखिए इसमें मूल दीर्घ स्वर भी होता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको हम लोग बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। और केवल दीर्घ स्वर पूछता है तो 7 यहाँ तक, लेकिन अगर पूछता है कि मूल दीर्घ स्वर बताइए तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी संख्या 3। तो आपको समझ में आ गया होगा दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है। अब देखिए प्लुत स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर केवल 2 टाइप के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और बोलने में सबसे कम समय, और दीर्घ स्वर में इनकी संख्या 7, बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना टाइम, लेकिन मूल दीर्घ स्वर 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और अगर केवल दीर्घ स्वर पूछा जाए तो इनकी संख्या 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। एक होता है प्लुत स्वर या आगत स्वर। ये हिंदी भाषा में नहीं होता है, ये संस्कृत भाषा में होता है, लेकिन जानना जरूरी है इसलिए इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसा स्वर जिसमें श्वास को लंबा खींचना पड़े या उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना टाइम लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर। उदाहरण के लिए जैसे ओम बोला जाता है ना, ओम, तो कितना टाइम लग रहा है, 3 गुना टाइम लग रहा है। तो जब 3 गुना टाइम लग रहा है ह्रस्व स्वर से तो इसको बोलते हैं प्लुत स्वर, इसको आगत स्वर भी बोला जाता है। तो पहला विभाजन हमने देख लिया, स्वरों का विभाजन में पहला देख लिया क्या, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। अब देखते हैं दूसरा विभाजन स्वरों का, जीभ के भाग के आधार पर, यानी कि जीभ के भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद हो जाएंगे इसको देखते हैं। जैसे देखिए ये जीभ हमने बना रखा है यहाँ पे, इधर देखिए ये जीभ का आगे वाला भाग है, ये जीभ के बीच वाला भाग है और ये जीभ के पीछे वाला भाग, यानी कि यहाँ से जो जुड़ा हुआ है उसका है। तो आगे वाला भाग ये, बीच वाला भाग ये और पीछे वाला भाग ये। तो अग्रभाग मतलब जीभ के आगे वाला भाग, मध्य भाग मतलब ये बीच वाला और पश्च भाग मतलब ये पीछे वाला। तो हम लोग अब उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं स्वरों का और देखते हैं कौन जीभ के अग्रभाग से बोला जाएगा, कौन मध्य भाग से बोला जाएगा और कौन पश्च भाग से बोला जाएगा। अब देखिए छोटा आ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बीच से, जीभ के बीच से बोला जा रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से बीच से बोल रहे हैं, तो ये जीभ के मध्य भाग से बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये मध्य भाग में रहेगा, इसको हम लोग मध्य स्वर बोलेंगे। जीभ के विभाजन के आधार पर ये मध्य स्वर हो गया। अब देखिए बड़ा आ बोल रहे हैं, आ, देखिए आ, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ गले में अटका हुआ है, उसको निकाल रहे हैं हम लोग, आ, है ना। कोई कहता है मुंह खोलो, कहते हैं आ,
तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ अटका हुआ है, जैसे कुल्ला करना हुआ या कुछ करना हुआ, तब भी हम लोग कहते हैं आ। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कंठ में फंसा हुआ हो ना। तो जब आ बोलते हैं तो ये जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाता है। और देखिए ऊ आ, ये आ हो गया, छोटा आ बड़ा आ हो गया, यानी बड़ा आ जीभ के पीछे वाले भाग से। अब ई की बात करें, ई देखिए ऐसा लग रहा है जैसे आगे हम जीभ को दबा रहे हैं। ई ई यानी छोटी ई बोल रहे हैं, ई बड़ी ई बोले, ई यानी कि जीभ को हम लोग दबा रहे हैं, तो आगे वाले भाग से दबा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अग्रस्वर हो जाएगा, यानी जीभ के आगे वाले भाग से। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई हो गया। अब छोटा ऊ, देखिए ये ओठ को हम लोग गोला कर रहे हैं, तो ये ओष्ठाकृति भी बन रहा है, लेकिन यहाँ कंठ भी बन रहा है। देखिए ओ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से बोल रहे हैं और ओठ से बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग ओठ के हिसाब से विभाजन नहीं देख रहे हैं। जब ओठ के हिसाब से विभाजन देखेंगे तो ऊ ओष्ठाकृति में भी आएगा। देखिए ऊ ओठ से बोला जा रहा है और यहाँ जीभ के पीछे वाले भाग से ऊ। तो जब ये ऊ बोल रहे हैं तो ये ऊ आ जाएगा पश्च भाग में। ऊ ये भी ओठ से बोला जा रहा है और जीभ के पीछे वाले भाग से। तो हमको जीभ का पीछे वाला भाग देखना, ओठ वाला भी नहीं देख रहे हैं। तो ये हो गया ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। देखिए ए ऐ, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे जीभ को फिर दबा रहे हैं। ए ऐ, तो ए ऐ किस में आ जाएगा, अग्रभाग में। किस में, अग्रभाग में। और री देखिए, री जीभ के आगे वाले भाग को मोड़ दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। री री री, तो जीभ के आगे वाले भाग से बोल रहे हैं, तो ये अग्रस्वर में आएगा। अब री के बाद ए ऐ हो गया, ओ औ, तो ओठ से बोल रहे हैं, ओठ की आकृति बन रही है और जीभ के पीछे का भाग ओ औ, जीभ के पीछे वाला भाग ओ औ। तो पश्च भाग में क्या आ जाएगा, ओ औ। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जीभ के आधार पर जीभ के हिसाब से 3 भाग में किए जाएंगे, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में 1 ये 5 आएगा, मध्य भाग में 1 और पश्च भाग में 5। 1 फूल 10 माली, 5 आगे 5 पीछे। 1 फूल और 10 माली, 5 आगे 5 पीछे, ये बीच में। ठीक है, ये रहा जीभ के आधार पर। अब देखते हैं हम लोग तीसरा विभाजन, स्वरों का तीसरा विभाजन। ये दूसरा विभाजन था। पहला विभाजन हम लोगों ने देखा यानी कि मात्रा के आधार पर या फिर समय के आधार पर। दूसरा विभाजन हमने देखा जीभ के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर। अब हम लोग देखेंगे तीसरा विभाजन ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति यानी कि ओठ की बनावट के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो ओठ के 2 ही बनावट होंगे, या तो वृत्ताकार होगा ऐसे या अवृत्ताकार होगा। तो इसके 2 भाग हो जाएंगे, वृत्ताकार अवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या, ऐसा स्वर जिसे बोलते समय ओठ की आकृति वृत्ताकार हो जाए, गोला हो जाए, ये वृत्ताकार ऐसे। और अवृत्ताकार मतलब ओठ की आकृति गोली ना हो, यानी वृत्ताकार ना हो। तो देखिए आ बोलते हैं, ओठ की आकृति वृत्ताकार नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, ई इसमें भी नहीं। ऊ देखिए ओठ की आकृति वृत्ताकार हो गई, ऊ दोनों ऊ में ऊ। ए नहीं हुई, ओ देखिए ओ औ हो गया ना। और री में भी ओठ की आकृति वृत्ताकार नहीं हो रही है। तो किस में वृत्ताकार हो रही है, ओ औ दोनों में। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 वृत्ताकार। इनकी संख्या कितनी, 7 अवृत्ताकार। तो ओठ की बनावट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में 4 आएंगे और अवृत्ताकार में 7 आएंगे। एक विभाजन और देखते हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, यानी कि मुख की बनावट के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, इसको देखते हैं। तो इसके 4 भेद होते हैं, 1 2 3 4। विवृत, अर्धवृत,
समवृत्त, अर्धसमवृत्त, 4 भाग होते हैं। विवृत्त का मतलब मुख पूरा खुलता है, मुख पूरा। जैसे बोला जाता है ना कि किसी डेंटल के पास जाओ तो अगर ये उसको मुख देखना रहता है, दांत देखना रहता है, तो बोलता है कि मुख खोलिए, तो आप बोलते हैं कि कहते हैं अरे मुख पूरा खोलिए, तो आप बोलते हैं आ। जब बोलते हैं आ तो क्या निकलता है? आ, यानी मुख पूरा खुलता है, तो ये क्या हो जाएगा? आ। यानी कि विवृत्त में क्या होता है? मुख पूरा खुलता है, और केवल मुख को हमें पूरा खोलना होता है, हम लोग केवल आ बोलते हैं। र, ई, ला, या, वा ये सब नहीं बोलते हैं, आ बोलते हैं, मुख पूरा खुल जाता है। अर्धवृत्त का मतलब मुख आधा खुलता है, तो मुख आधा खोलना रहता है। जैसे आ बोलते हैं, कहते हैं आ, जब कहते हैं मुख पूरा खोलिए तब कहते हैं आ। तो मुख पूरा थोड़ा खोलना है, आधा खोलना है, तो क्या बोलेंगे? आ, और क्या? आए, आओ। देखिए आ, आए, आओ। मुख पूरा नहीं खुल रहा है, पूरा में क्या होता है? आ, ऐसे पूरा खोलते हैं, लेकिन आधा खोलने में आ, ए, आओ ना, तो मुख आधा खुल रहा है, तो आधा खुल रहा है मतलब अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मुख आधा खुलता है, आ, ए, औ इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। और विवृत्त मुख पूरा खुलता है, इसकी संख्या 1, आ केवल। समवृत्त देखते हैं, मुख बहुत कम खुलता है। कितना खुलता है? बहुत कम खुलता है। जैसे देखिए ई, ओ, री। अब ये देखिए ऊ और ऊ ये किसमें है? वृत्ताकार में भी है, यानी ओठ के आकृति में भी वृत्ताकार में है। औ भी किसमें है? वृत्ताकार में भी है। तो हम लोग उसका विभाजन नहीं देख रहे हैं, अभी मुखाकृति का विभाजन देख रहे हैं, तो उस पे बात नहीं करेंगे, केवल मुखाकृति वाले पे बात करेंगे। अब देखिए ये हो गया, और क्या? रे, मतलब मुख क्या होता है कि बहुत कम खुलता है। ई, ओ, रे बहुत कम खुलता है। अर्धसमवृत्त का मतलब मुख बंद होने के कगार पे होता है। जैसे ए, ओ, मुख क्या है? एकदम बंद होने के कगार पे, ए, ओ बंद होने के कगार पे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्धसमवृत्त। दोस्तों हम लोग वर्णमाला अभ्यास पढ़ रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो, टेट का हो, पेट का हो, यूपीपीसीएल का हो, एसएससी जीडी का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, ऐसे सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वर्णमाला का एक वीडियो हो गया है, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या क्या है, और स्वर के भेद कितने हैं जीभ के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, और समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनका लेखन स्वतंत्र अवस्था में संभव हो, लेकिन उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता हो, उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका लेखन तो स्वतंत्र अवस्था में हो सकता है, लेकिन उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लगे, तो उसे हम लोग व्यंजन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये का, खा, ग है, तो इसमें स्वर मिक्स है, इसमें भी स्वर मिक्स है, इसमें भी स्वर मिक्स है। अगर हम लोग इसको तोड़ें तो ये देखिए ग में हल लग जाएगा, और आ अलग से लिख देंगे, ये स्वर है। यानी कि स्वर का में या फिर खा में या गा में क्या मिक्स है? छोटा वाला आ मिक्स है, तो ये ग हो जाएगा। ग में आ जुड़ गया, तब ये ग बन गया। इसी तरीके से खा भी है और का भी है। तो अगर गा को लिखे हम लोग केवल हल लगा करके, तो इसका लेखन तो हो जाएगा, लेकिन उच्चारण करने में हमें स्वर की आवश्यकता लगेगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन। तो व्यंजन अगर देखा जाए तो 2 टाइप से हो सकते हैं, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन ये हो गए, इसमें स्वर नहीं है।
ये प्योर व्यंजन है। और स्वर सहित व्यंजन कौन से हो गए? ये क ख ग, इसमें क्या मिक्स है? अ मिक्स है। तो ये स्वर सहित व्यंजन हो गए। अब आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन के भेद। ठीक है, व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के भेद में हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्वर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वर के भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और इसके भेद कितने हैं उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो ये क से लेकर के म तक होता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। चाहे स्पर्श व्यंजन बोल दीजिए या फिर वर्गीय व्यंजन बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये क ख ग घ अंगा, इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ से चा छा जा झा इया, इसको चा वर्ग बोलते हैं। टा ठा डा ढा अड़ा, इसको टा वर्ग। ता था दा धा ना, इसको ता वर्ग। और ये पा फा बा भा मा, इसको हम लोग पा वर्ग बोलते हैं। तो ये हो गया वर्ग के बारे में कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग। अब देखिए, ये जो का खा गा घा अंगा है, इसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। यहाँ से का खा गा घा अंगा। तो ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ से निकल रहा हो। तो ये स्वर कहाँ से निकल रहे होते हैं? यहाँ से। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से निकल रहे हो, यहाँ कहीं फंसा हुआ है और यहीं से निकल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंठ। कंठ का मतलब क्या कि गले से निकलता है। जो यहाँ कंठ से निकले, यहाँ गले से निकले, ऐसे ऐसे वर्ड जो यहाँ से निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंठ बोलेंगे। उसके बाद देखिए, जीभ से किसको बोलते हैं? ये तालव्य। तालव्य का मतलब क्या? जीभ से बोलना। तो ये चा छा जा झा इया, चा छा जा झा इया, तो इसको हम लोग जीभ से बोलते हैं। तो जीभ से बोलते हैं मतलब तालव्य। तालव्य का मतलब क्या कि हम उसको जीभ से बोलते हैं। अब देखिए, टा से लेकर के ये यहाँ टा ठा डा ढा अड़ा, यहाँ तक हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। अब मूर्धन्य का मतलब क्या है कि जीभ को मोड़ना पड़ता है, यानी कि इनका उच्चारण करने के लिए हमें अपने जीभ को मोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए, टा ठा डा ढा अड़ा, तो हम अपने जीभ को मोड़ रहे हैं। तो जब जीभ को मोड़ रहे हैं तो इस वजह से इसको हम लोग मूर्धन्य बोलेंगे। अब ता से लेकर के यहाँ न तक ये ता वर्ग है और इसको हम लोग बोलते हैं दंत्य। दंत्य का मतलब क्या हुआ कि ऊपर के दांतों पर जीभ लगा करके बोलना पड़ता है। जैसे देखिए, यहाँ से त थ द ध न, तो जीभ हमारा जो है ये ऊपर के दांतों को टच करता है अंदर साइड से, त थ द ध न। तो देखिए, इस वजह से इसको हम लोग दंत्य बोलते हैं। अब यहाँ से प फ ब भ म, इसको हम लोग बोलते हैं ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब क्या कि दोनों ओठ आपस में टच होते हैं। जैसे देखिए, प, देखिए दोनों ओठ आपस में टच हो गए, फ ब भ म, तो दोनों ओठ आपस में टच होते हैं, इसलिए इसको हम लोग ओष्ठ बोलते हैं। अब ये अंगा इया अड़ा न म, इसको हम लोग नासिक के भी बोलते हैं, यानी कि ये स्पर्श तथा वर्गीय व्यंजन तो है ही, इसके साथ ही ये नासिक के भी हैं। तो कितने नासिक के हैं? 5। और स्पर्श और वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 5 10 15 20 25, तो इनकी संख्या कितनी है? 25। और ये जैसे ये क्या है? स्पर्श और वर्गीय व्यंजन भी है और इसके साथ नासिक के, ये भी नासिक, ये भी, तो ये सभी क्या है? नासिक के भी हैं और स्पर्श व्यंजन भी हैं। अब देखिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंठ नहीं है? कौन सा कंठ नहीं है इसको हमें बताना है। का ख ग और अंगा, तो देखिए ये भी कंठ, ये भी कंठ, ये भी कंठ, ये भी कंठ, लेकिन ये नासिक भी है और कंठ भी है, तो हम लोग इसी को टिक करेंगे। तो ये वाला हो गया। फिर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कंठ है? हमें बताना है कौन सा कंठ है। चा क्या है? देख लीजिए, तालव्य है। पा क्या है? ओष्ठ है। अंगा क्या है? अंगा कंठ है। टा क्या है? ये मूर्धन्य है। तो ये सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सा नासिक
निम्न में से कौन सा नासिक्य है, हमें नासिक्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये ट है, ये अंगा है, न है और प है। तो ये देखिए पांचवा अक्षर यही है और ये भी पांचवा ये है। तो ये अंगा और न ये दोनों क्या है, नासिक्य हैं, बाकी ये दोनों नासिक्य नहीं हैं। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। आइए अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं। तो देखिए ये है अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसको अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो आंतरिक भागों से होता है, य र ल व। ना तो इसका उच्चारण कंठ से होता है, ना तालव्य से होता है, ना मूर्धन्य से होता है। तो आखिर या र ल व का उच्चारण कहाँ से होता है, आंतरिक भागों से होता है। अब इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं कि जैसे आप एक ट्रिक याद कर सकते हो कि यार लव का अंत हो गया, क्या हो गया, अंत हो गया, यार लव का अंत हो गया। नहीं दिख रहा है क्या, इधर लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, यार लव का अंत हो गया, यार लव का अंत हो गया, अंत हो गया, यार लव का अंत हो गया, मतलब ये या र लव और अंत हो गया से क्या हो गया, अंतस्थ। ठीक है, अंत से क्या हो गया, अंतस्थ हो गया। और यार लव का से यार लव हो गया। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या हो जाएगा, यार ल और व। अब इसके बाद ऊष्म व्यंजन देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन किसको बोलते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। ऊष्म व्यंजन देखते हैं तो ये स ह, यानी ये तीनों स और ह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऐसा व्यंजन जिसे बोलते समय शरीर से ऊष्मा निकले, हवा निकले। ठीक, जैसे देखो स ह, शरीर से क्या निकल रही है, हवा निकल रही है, या फिर कह सकते हैं शरीर से ऊष्मा निकल रही है, और ये मुंह से हवा निकल रही है, स ह। तो मुंह से हवा निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। तो स ह। उच्छिष्ट व्यंजन देखते हैं किसको बोलते हैं। ये ड और ढ है, इसके नीचे जब हम लोग बिंदी लगा देते हैं तो इसी को हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। इसको हम लोग विकसित वर्ण भी कह सकते हैं कि ये कैसे वर्ण हैं, ये विकसित वर्ण हैं। लुंठित व्यंजन, रा को हम लोग बोलते हैं लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन दोनों बोला जाता है। ला को हम लोग पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, अर्ध स्वर की बात करें मतलब आधा स्वर, या और वा को हम लोग बोलते हैं आधा स्वर। क्यों आधा स्वर बोलते हैं, जैसे कक्षाएं हम लोग ऐसे लिखते हैं, कभी कभी कक्षाएं ऐसे लिख देते हैं, कुआं ऐसे लिखते हैं, कभी कभी कुआं ऐसे लिख देते हैं। तो ये स्वर के स्थान पे आ जा रहा है, इसलिए इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। तो या और वा को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। द्वित व्यंजन देखते हैं किसको बोलते हैं। देखिए, दो समान व्यंजनों के संयोग को हम लोग द्वित व्यंजन बोलते हैं। और द्वित व्यंजन में दोनों व्यंजन समान होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, समान होते हैं। तो दो समान व्यंजनों के संयोग से बना व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे आधा च और पूरा च मिलकर के ये बन गया, आधा ता पूरा ता मिलकर के ये बन गया। संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन। तो चीज़ें यहाँ पे भी थी स्वर रहित और स्वर सहित, लेकिन यहाँ पे क्या था, समान व्यंजन थे, यहाँ पे समान व्यंजन नहीं रहेगा। तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि दो व्यंजन होते हैं, एक स्वर रहित एक स्वर सहित, लेकिन दोनों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, दोनों भिन्न भिन्न व्यंजन होते हैं। नीचे अगर ना दिख रहा हो तो इधर लिख दे रहे हैं, जैसे ये सा हो गया और ये वा हो गया, मिल करके आधा सा और ये वा बना लेंगे, स्व स्व। ठीक है, ये इधर इधर दिख रहा है, आधा सा और ये व, स्व बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन।
तो समझ में आ गया। अंतस्थ व्यंजन या र लावा, क्यों अंतस्थ बोलते हैं? क्योंकि ये आंतरिक भागों से निकलता है। ऊष्म व्यंजन स और ह। उच्छिप्त व्यंजन, ये ड और ढ के नीचे बिंदी लगा देंगे, उच्छिप्त व्यंजन बन जाएगा। इसको विकसित वर्ण भी बोलते हैं। लुंठित व्यंजन र, प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल हो गया। अर्धस्वर या और व। द्वित व्यंजन, दो समान व्यंजन होंगे, एक स्वर रहित एक स्वर सहित। संयुक्ताक्षर मतलब क्या कि ये एक स्वर रहित व्यंजन, एक स्वर सहित व्यंजन, लेकिन दोनों व्यंजन क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। द्वित व्यंजन में दोनों चीज़ें सेम है, बस इसमें क्या है कि इसमें दोनों अक्षर क्या होते हैं? सेम होते हैं, और इसमें दोनों क्या होते हैं? अलग। दोनों व्यंजन इसमें समान होते हैं, इसमें दोनों व्यंजन भिन्न भिन्न होते हैं, यही इतना अंतर है। अब दोस्त देखते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन दो असमान व्यंजन से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। और देखिए, जैसे ये चार, इनकी संख्या 4 होती है। ये कच्छा वाला छ, त्र, ज्ञा और श्री वाला श्र। तो ये जो छ मिलकर बना होता है, ये आधा का और सा से मिलकर बना होता है। और ये त्र जो बना होता है, ये आधा ता और र से मिलकर के बना होता है। इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं, आधा का, आधा सा और अ। इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें स्वर मिक्स है, तो इनसे मिलकर के ये छ बना होता है। और ये त्र, ये आधा ता और र, इसको और तोड़ सकते हैं, त और ये र और ये अ। इतना तोड़ा जा सकता है इसको। ज्ञा को हम लोग और तोड़ सकते हैं, ज। इया को भी तोड़ दीजिए, ये इया और आ, इसमें टूट गया। और ये स्र, श्री में यूज करते हैं इसका, तो ये स्र, इसको तोड़ेंगे तो ये स और ये र और आ, मतलब एक तरीके से और तोड़ा जा सकता है इसको। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं कक्षा, ऐसे लिखते हैं कक्षा, लेकिन अगर इसको हम लोग और तोड़ के लिखें तो ये क हो गया। फिर ये इस हम लोग क्या लिख सकते हैं? आधा का और ये स और ये कक्षा। तो ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, इन चारों को आप ध्यान दीजिए। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर भी देख लेते हैं। ये दो असमान स्वर से मिलकर के बने हुए होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, इनकी भी संख्या कितनी है? 4। संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं। दो असमान स्वर, अगर समान स्वर मिलकर के बने हुए हैं तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि ये समान स्वर है। तो दो असमान स्वर से मिलकर के जो बना हुआ है वही संयुक्त स्वर है। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ए मिल के बना हुआ है अ और ई से, ऐ मिल के बना है अ और ए से, ओ बना है अ और ऊ से, औ बना है अ और ऊ से। तो ये संयुक्त स्वर थे और संयुक्त व्यंजन थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गूंज या नाद के आधार पर वर्णों के क्या भेद होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो गूंज या नाद के आधार पर 2 प्रकार के भेद होते हैं। पहला सघोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। तो सघोष को हम लोग घोष भी बोलते हैं। तो घोष का मतलब क्या है कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने पर गूंज पैदा हो। क्या पैदा हो? गूंज। जैसे देखिए, का बोलेंगे क, ख, गूंज नहीं पैदा हुआ। ग, घ, अंग, ज, तो इनमें गूंज उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने पर गूंज उत्पन्न हो उसे हम लोग घोष या फिर सघोष बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ये तीसरा वाला कॉलम देख लीजिए, चौथा वाला और पांचवा वाला। व्यंजनों में ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें जितने भी वर्ण आते हैं सभी के सभी घोष हैं। और इसके अलावा हमारे 11 स्वर ये भी क्या हैं? घोष हैं। और इसके अलावा या, र, ल, व ये भी क्या है? घोष है। तो इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं, कैसे हम लोग याद रखेंगे कि कितने वर्ण घोष होते हैं। तो इसका ट्रिक है 3, 4, 5 यारों में लब हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। ये इसको याद करने की ट्रिक है।
3 4 5 यारों में लब हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। गूंज रहा से मतलब क्या हो गया कि ये घोष है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम घोष के बारे में पढ़ रहे हैं, ये घोष का ट्रिक है। अब 3 4 5 का मतलब ये तीसरा वाला, चौथा वाला और पांचवा वाला। 3 4 5 यारों में लब हो रहा मतलब या र ल व, मा तो पहले से ही है यहाँ पे, तो या र ल व और ये हा, ठीक है। और ये र हा ये सब तो है ही है। 3 4 5 से हो गया 3 4 5 या र ल व हा, ये 5 अक्षर और हो गए या र ल व और हा, ठीक है। और 11 स्वर जो हमारे हैं वो भी सघोष में ही आएंगे। तो सघोष की संख्या अगर देखी जाए, अब ये 3 4 5 ये जब स्पर्श एवं वर्गीय व्यंजन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पहले से लेकर के दूसरे से लेकर ये पांचवें तक सभी क्या थे, स्पर्श एवं वर्गीय व्यंजन। अगर इसमें पहला दूसरा भी मिला दिया जाए, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया, तो ये पूरा 25 अक्षर बनेगा। और ये 25 क्या है, वर्गीय व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है। तो उसी में से हम तीसरा चौथा पांचवा ले लिए हैं। और इसमें या रा ला वा हा भी है, तो 5 अक्षर ये हो गए और 11 स्वर हो गए और ये 15 ये है। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो टोटल 31 आएगा। यानी टोटल 31 क्या है, सघोष हैं। यानी ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने पर गूंज उत्पन्न होता है उसको हम लोग सघोष बोलते हैं। अब इस 31 को अगर हम लोग पलट दें तो ये 13 बनेगा। 31 को पलट देंगे तो 13 बनेगा। और 13 क्या होते हैं, अघोष होते हैं। अब अघोष क्या होते हैं, जिनको ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय गूंज उत्पन्न नहीं होता है उसको हम लोग अघोष बोलते हैं। तो अघोष में ये देख लीजिए बचा क्या क्या है, इसमें ये इतना होने के बाद जो भी बचा होगा वो अघोष में आ जाएगा। जैसे इसमें पहला वाला बचा है, दूसरा वाला बचा है और स तीनों सा बचा है। और क्या बचा है, बस हो गया खत्म। तो देखिए तीसरा चौथा पांचवा इसमें हुआ है तो पहला दूसरा इसमें हो जाएगा और सा बचा हुआ है तो ये तीनों सा इसमें आ जाएगा। तो अघोष में क्या हो जाएगा, एक ये पहला वाला क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये और ये स। तो ये 5 दूनी 10 और ये 3 ये इनकी संख्या 13 हो जाएगी। इसको पलट देंगे तो 13 को उल्टा करेंगे 31 सघोष और 13 अघोष। तो ये था सघोष और अघोष के बारे में। सघोष में बोलते समय गूंज उत्पन्न होता है, अघोष में बोलते समय गूंज उत्पन्न नहीं होता है, यही अंतर है। अब हम देखेंगे श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। तो देखिए श्वास के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है कि जिन वर्णों को बोलते समय कम सांस का प्रयोग होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण, और जिन वर्णों को बोलते समय अधिक श्वास का प्रयोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण। इसको हम अपने मुंह के नीचे हथेली लगा करके चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए क ग और ये अंगा, तो देखिए क ग अंगा च ज, इसमें कम श्वास निकल रही है। अब इसको बोलते हैं ख घ, देखिए इसमें अधिक श्वास निकल रहा है, मुंह से अधिक निकल रहा है, हवा कह सकते हैं। बोलिए इसको ग घ छ और ठ और ये फ। तो इसमें क्या होता है कि अधिक श्वास निकलता है और इसमें कम श्वास निकलता है। तो इस हिसाब से इनको विभाजित किया गया है। तो इसकी ट्रिक है, अल्प प्राण को याद करने की ट्रिक है कि छोटे हो ज़्यादा 13 5 ना करो वरना स्वर या रा ला वा निकाल दूंगा। इसको हम 1 3 5 क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था 3 4 5 यारों में लब हो रहा जिसका स्वर गूंज रहा है। तो 3 4 5 और 1 3 5 कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें, इसीलिए इसको हम कह दिए हैं कि छोटे हो ज़्यादा 13 5 ना करो वरना स्वर या रा ला वा निकाल दूंगा।
तो मतलब क्या कि 1 3 5, 1 3 5 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला और ये 5 वाला, और 11 स्वर जो हैं हमारे वो, और या रा ला वा, हा नहीं है इसमें, ध्यान दीजिएगा, या रा ला और वा, ये सभी क्या हैं, अल्प प्राण हैं, यानी कि इनको बोलने में कम सांस का प्रयोग होता है। महाप्राण को देखते हैं, ये ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में अधिक श्वास का प्रयोग होता है। तो ये दूसरा वाला ये कॉलम देख लीजिए, और ये चौथा वाला, और सा सा सा, तीनों सा और हा इसमें आ गया है। तो इनकी संख्या टोटल है 14 और इनकी संख्या है 30, यानी अल्प प्राण 30 है और महाप्राण 14। तो इसमें आप देख सकते हैं खा घा और ये भी जितने भी अक्षर हैं, तो ये 2 गुणते 5, ये 10 ये हो गए और 4 ये हो गए, 10 और 4 14। तो ये था श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में वर्णों को किस क्रम में रखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान। तो ये हिंदी शब्दकोश में इस तरीके से वर्ण रखे गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहला वर्ण हम लोग वैसे जानते हैं कि छोटा आ आता है, फिर बड़ा आ आता है, फिर छोटी, लेकिन नहीं, हिंदी शब्दकोश में वर्णों को रखा गया है इस तरीके से जो हम देख रहे हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इस हिसाब से तो वर्णमाला में हम लोगों ने रख दिया है इसको। लेकिन हिंदी शब्दकोश में ये किस तरीके से है, सबसे पहले आता है आ, ये इसको नाक के बल बोलते हैं आ, फिर ये चंद बिंदी लगा हुआ होता है इसमें, फिर उसके बाद आता है अन, फिर अह, फिर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए ऐ ओ औ, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क के बाद खा नहीं आता है, का के बाद आता है छ, कच्छा वाला छ। ये क्यों आता है, क्योंकि देखिए जो छ बना हुआ है वो का से और स से मिलके बना हुआ है, तो इसलिए का के बाद आएगा छ, और ता के बाद आएगा त्र, जा के बाद आएगा ज्ञा, और सा के बाद आएगा स्र, श्री वाला स्र। इस हिसाब से इसको यहाँ पे रखा गया है। तो का के बाद खा ना आकर के क्या आएगा छ, उसके बाद खा गा घा अंगा चा छा जा, जा के बाद फिर देखिए क्या आएगा, जा के बाद आएगा ज्ञा, ज्ञा ये हो गया, फिर झ इया, टा ठा ड, ड ढ, इसके साथ में उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं, ये ड और ढ के नीचे अगर बिंदी लगा दिया जाए यहाँ पे, तो इसको हम लोग उच्छिप्त बोलते हैं। तो ये ड और ढ के साथ में ही ये दोनों भी आएगा। उसके बाद अड़ा, फिर त के बाद देखिए त्रा में क्या किससे मिलके, त और र से मिलके बना हुआ है, तो ता के बाद क्या आ जाएगा, त्र, त्र, थ द ध न, प फ ब भ म या र ल व स। देखिए स के बाद फिर क्या आएगा, स्र, स्र, फिर स, फिर ह। इस तरीके से हिंदी शब्दकोश में वर्णों को रखा गया है। ये इस टाइप से प्रश्न बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हिंदी शब्दकोश के हिसाब से क के बाद कौन सा वर्ण आएगा, या पूछ लेगा हिंदी शब्दकोश में त्रा किन 2 वर्णों के बीच में आता है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। बस आप इतना याद रख लीजिए कि ये संयुक्त व्यंजन, ये चारों संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं, इसको आप याद रखिए। इसके जस्ट बाद इसको रखना है, इसके जस्ट बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको रखना है, ये हो जाएगा। और स्टार्टिंग में ये अ और अन अहा ये तीनों रहेंगे, बस इतना याद रखना है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये वाला स, सिटी वाला स, और ये या, इसको हम लोग तालव्य भी बोलते हैं। तालव्य, तालव्य का मतलब क्या, जिसको जीभ से बोलना पड़े, तालव्य। और ये देखिए स और ल, स और ल, इसको दंत बोलते हैं। दंत क्या होता है, बोलते समय जीभ ऊपरी दांत के अंदर वाले हिस्से को टच करता है। स, देखिए स ल, दांत के ऊपरी वाले भाग को टच कर रहा है। व को हम लोग दंतोष्ठ भी बोलते हैं, यानी व,
यानी कि वह दांत के ऊपरी हिस्से को, जीभ हमारी दांत के ऊपरी हिस्से को टच करेगी और ओठ की सहायता से बोला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ। हा को हम लोग काकल्य भी बोलते हैं और संघर्षी वर्ण भी बोलते हैं। रा को वर्त से, यहाँ एक ये रा रहेगा आधा रा, उड़ंतुआ वाला रा। रा को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्त से, इसको ये भी बोला जाता है। अब बहुत कम चीज़ें बची हुई हैं, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद वर्णमाला पूरा समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, छोटा आ और ये बड़ा आ, यानी अ और आ, इनको हम लोग कंठ बोलते हैं क्योंकि ये कंठ से निकलते हैं। छोटी ई और बड़ी ई, इसको हम लोग तालव्य बोलते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको हम लोग ओष्ठ बोलते हैं क्योंकि ये ओठ से निकलता है। इसको तालव्य क्योंकि ये इसको बोलने के लिए, इसका उच्चारण करने के लिए जीभ की सहायता पड़ती है, जीभ के माध्यम से ये बोला जाता है। री को हम लोग मूर्धन्य बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें अपने जीभ को मोड़ना पड़ता है, री। ए और ऐ को कंठ तालव्य बोलते हैं क्योंकि ये कंठ से निकलता है और जीभ की सहायता से बोला जाता है, ए और ऐ। ओ और औ ये कंठ से भी निकलते हैं और ओठ से बोला जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंठोष्ठ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो इस तरीके का जो चंद बिंदी टाइप का ये होता है, इसको हम लोग पश्च स्वर बोलते हैं। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। और कई ऐसे शब्द हैं जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉग लिखते हैं तो डॉग ऐसे लिखते हैं, तो इसका यूज वहाँ पे किया जाता है। इसको हम लोग पश्च स्वर बोलते हैं। और स्त्रीलिंग वर्ण, इसको हम लोग ई, बड़ी ई और री, इसको हम लोग स्त्रीलिंग वर्ण बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी अक्षर लिखा हो तो कहीं यहाँ पे बिंदी लगा रहता है, कहीं यहाँ पे बिंदी लगा रहता है, कहीं नीचे लगा रहता है। तो इस तरीके के वर्णों में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ऊपर बिंदी होता है इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, और ये जो लाइन होती है इसको हम लोग शिरोरेखा बोलते हैं, और इस खड़ी लाइन को खड़ी रेखा बोलते हैं। और इधर साइड जो बिंदी होता है इसको हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं, जैसे अड़ा में लगा हुआ होता है। और जो नीचे बिंदी होता है उसको हम लोग उच्छिप्त बोलते हैं, जैसे ये ड और ढ में लगा हुआ होता है। और जो इधर बिंदी होता है इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। जैसे ये किस में लगता है? का में, फा में, गा में, जा में और फा में। का, खा, गा, जा, फा, इसके अलावा और किसी में नहीं लगता है। इतने पाँच अक्षरों में ये लगता है। तो नुक्ता वाले वर्ण ये हैं, और इनको आगत या प्लुत व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमें श्वास को थोड़ी देर तक रखना पड़ता है, यानी कि इनको बोलने में हमें ये कह सकते हैं तिगुना समय लगता है। इस वजह से जैसे स्वर में ओम बोलते थे तो तिगुना समय लगता था, उसको हम लोग प्लुत स्वर बोलते थे। इसी हिसाब से इनको हम लोग प्लुत व्यंजन बोलेंगे, या आगत या प्लुत व्यंजन। इसको हम लोग नई विकसित ध्वनि भी बोलते हैं, विदेशी ध्वनि भी बोलते हैं, और अरबी फारसी ध्वनि भी बोलते हैं। इस नुक्ता को परिभाषित किया है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने, इन्होंने ही इस नुक्ता को परिभाषित किया है। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है संधि स्वर, इसी को पढ़ लेते हैं, बाकी ये अभ्यास पूरा खत्म। जब दो स्वर मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संधि स्वर। जब दो स्वर मिलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे संधि स्वर। अगर दोनों स्वर समान हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सजातीय संधि स्वर, और अगर दोनों स्वर भिन्न भिन्न हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं विजातीय संधि स्वर। इसी को हम लोग कृत्रिम स्वर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाता है, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये सजातीय संधि स्वर हो गए। अब छोटा आ और ई मिल करके ए बनाते हैं, छोटा आ और ए मिल करके ऐ बनाते हैं, छोटा आ और ऊ मिल करके ओ बनाते हैं, और छोटा आ और ओ मिल करके औ बनाते हैं। तो ये 1 2 3 4, तो इन चारों को हम लोग बोलते हैं विजातीय संधि स्वर। किसको? ए ऐ ओ औ को। और ए और ऐ को गुण संधि स्वर भी बोला जाता है,
ओ और औ को वृद्धि या मिश्रित संधि स्वर यानी वृद्धि संधि स्वर या मिश्रित संधि स्वर दोनों बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी वर्णमाला के जितने भी टॉपिक थे सभी खत्म हो चुके हैं। अब ये चाहे UPSSC का कोई पेपर हो या SSC का कोई पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो जिसमें हिंदी पूछा जाएगा, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।